आज का हमारा जो टारगेट है, हम लोगों ने बात करनी है ऑन एसएससीपी, रजिस्ट्रार, और उसके बाद एक डेफिनेशन है यहाँ पे बॉडी कॉरपोरेट की, बस। तो उसके बाद जो आपको मैंने नोट्स दिए थे इस वीक के, वो ख़त्म हो जाएंगे मेरा ख्याल से। कुछ रह तो नहीं जाएगा उसके बाद? 6 आ गया, ठीक है। एसईसीपी और रजिस्ट्रार का कॉन्सेप्ट लेते हैं। रजिस्ट्रार, आप लोगों ने सुना होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सुना? पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड नहीं, क्रिकेट बोर्ड। आप लोगों ने सुना होगा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये सुना है कभी? क्या होता है ये? एफबीआर। तो ये हो गया पीसीबी और ये क्या हो गया? एफबीआर। आप लोगों ने सुना होगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ पाकिस्तान, सुना? क्या कहते हैं इसे? आईकैप। आप लोगों ने सुना होगा स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस, एसबीआई। बेसिकली क्या है ये लोग, ये क्या है, ये इदारे क्या करते हैं? पीसीबी क्या करता है? क्रिकेट के ऊपर बात करता है। क्रिकेट के जितने भी मामलात हैं पीसीबी डील करता है। एफबीआर क्या करता है? टैक्स के मामलात को डील करता है। आईकैप क्या करता है? अकाउंटेंट्स को डील करता है। एसबीआई क्या करता है? सीए के बच्चों को डील करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। इसी तरह एसईसीपी, क्या नाम है? एसईसीपी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये डील करता है किसको? भला कंपनीज को। ये किसको डील करेगा? कंपनीज को। तो इसकी डीलिंग होती है कंपनीज के, ये डील करता है क्रिकेट को, ये करता है टैक्स के मामलात को, ये करता है अकाउंटेंट्स के मामलात को डील। क्या पीसीबी एक पर्सन है, ह्यूमन है? एफबीआर एक पर्सन होगा, एक इंसान होगा। आईकैप एक इंसान होगा। एसबीआई एक इंसान होगा? नहीं, ये इदारे हैं। ये क्या है? इदारे। इन इदारों में लोग काम करते हैं। पीसीबी का हेड कौन है? नहीं, उसका पोस्ट क्या है? चेयरमैन। एफबीआर चेयरमैन या कमिश्नर। आईकैप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल मेंबर्स। एसबीआई प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और नीचे की लॉट। इसी तरह एसईसीपी जो कि कंपनीज को डील करता है, इसके अंदर काम करने वाले हेड को क्या कहते हैं? रजिस्ट्रार। क्या कहते हैं? रजिस्ट्रार। आप मुख्तलिफ जगहों पे लॉ में पढ़ेंगे कि एसईसीपी को प्रोवाइड कर दो, एसईसीपी को बता दो, फिर आप पढ़ेंगे रजिस्ट्रार को बता दो। तो ये दो फर्क है। जब हम कहेंगे ना एसईसीपी को बता दो,
यानी कि उस इदारे को बता दो। और जब हम कहेंगे क्या रजिस्ट्रार को बता दो, तो उस इदारे में इस रेलेवेंट इंसान तक ये बात पहुंचा दो या इस तक ये डॉक्यूमेंट कम्युनिकेट कर दो। तो ये फ़र्क है। एसएससीपी, कुछ बातें। एसएससीपी कब बनी थी? 1 जनवरी 1999। इसने रिप्लेस किया था कॉरपोरेट लॉ अथॉरिटी को। इसके कुल मिला के 9 ऑफिस हैं। एमसीक्यू में आएगा, अक्सर पूछ जाता है कितने ऑफिस हैं? 9। 9 का ब्रेकअप क्या है? एक हेड ऑफिस है और वो कहाँ पे है? इस्लामाबाद में। 8 रीजनल ऑफिस हैं, यानी कि 8 शहरों में अलग अलग ऑफिस हैं और एक हेड ऑफिस कहाँ पे है? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस्लामाबाद में कितने ऑफिस हैं? 2। एक हेड ऑफिस और एक उसका रीजन ऑफिस। पहला कहाँ पाया जाएगा? फेडरल कैपिटल में। फेडरल कैपिटल कौन सा है? 4 पाए जाएंगे। कितने प्रोविंस हैं हमारे? 4। 4 कौन से? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। पंजाब का कैपिटल कराची, पेशावर। पेशावर हो गया ना, तो चौथा कौन सा रह गया? कोयटा। तो 4 कहाँ पे हैं? प्रोविंशियल कैपिटल्स में। एक लाहौर में, एक कराची में, एक कोयटा में और इस्लाम वो हो गया ना पेशावर। 4 ही हो गए और 5 इस्लामाबाद हो गया। इसके अलावा 3 और हैं, एक मुल्तान में, एक फैसलाबाद में और एक सक्खर में। अब इसको याद कैसे रखें? पीएसएल में कितनी टीमें हैं? 6। 6 कौन सी हैं? लाहौर कलंदर, कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स, मुल्तान सुल्तान, एक मिस कर गए हैं, पेशावर ज़ल्मी। अगर मैं इन 2 को गायब कर दूं तो क्या बाकी पूरी हो गई? 4 ऊपर वाली, एक इस्लामाबाद और एक मुल्तान। तो बस याद क्या करना है? फैसलाबाद और सक्खर। और अगर आप क्रिकेट से बहुत ही लगाव रखते हैं तो फैसलाबाद वुल्व्स आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, हमारी डोमेस्टिक की टीम होती थी। तो वो ये सक्खर आप बस रटा लगा लें। तो कितने ऑफिसेज हैं टोटल? 9। 9 का ब्रेकअप क्या है? एक फेडरल में है, 8 रीजनल में है। और फेडरल में कितने हैं? 2, एक जोनल और एक हेड ऑफिस। तो किस किस शहरों में पाए जाते हैं? लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद और सक्खर। एसएससीपी को कौन पावर देता है? कंपनीज एक्ट। एसएससीपी क्या करता है? एसएससीपी तमाम कंपनीज के अफेयर्स को डील करता है, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज हों, चाहे वो एनबीएफसीज हों, चाहे वो बैंकिंग कंपनीज हों। ना तो हमारे सिलेबस में इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ना ही बैंकिंग कंपनीज हैं और ना ही नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं। बस ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेना। लॉ ने बहुत सारी पावर किसको दे रखी हैं? एसएससीपी को। वेस्ट कहते हैं पावर दे देना, पावर डेलीगेट कर देना। इन एडिशन टू कंपनीज एक्ट, एसएससीपी को मजीद कौन एम्पावर करता है? एसएससीपी का अपना एक्ट 1997, टू एक्सरसाइज मैनी पावर्स एंड फंक्शन। टू एक्सरसाइज मैनी पावर्स एंड फंक्शंस। तो अब इस पूरी स्लाइड में याद क्या करना है? कुछ नहीं। अगर आपको ये आइडिया मिल गया है कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बस इस पूरी स्लाइड में कुछ और याद करने वाला नहीं है। ये रख सकते हैं ये कब आया था? 1999। रिप्लेस किसको किया था? कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी। इसको पावर कौन दे रहा है? कंपनीज एक्ट और इसका अपना एसएससीपी एक्ट। डन। अब रजिस्ट्रार। गुड क्वेश्चन। असल में हुआ क्या? ये क्या था? तो ये भी तो किसी एक्ट पे चल रहा था, वो बना हुआ था पुराना।
वो भी नाम बदल दिया, इसका भी नाम बदल दिया। गुड ऑब्जर्वेशन। अब आएंगे किस पे? रजिस्ट्रार। हमने क्या कहा था, इदारे के अंदर काम करने वाला हेड कौन है? एक और मजाकिया डेफिनेशन जरा रीड करें। रजिस्ट्रार कौन है? रजिस्ट्रार मीन्स अ रजिस्ट्रार। वाह, बड़ी बात है। रजिस्ट्रार मीन्स एन एडिशनल रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार मीन्स एन एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, अ जॉइंट रजिस्ट्रार, अ डेप्टी रजिस्ट्रार, अ असिस्टेंट रजिस्ट्रार। और हर वो ऑफिसर जिसको एचसीपी डेजिग्नेट कर दे कि तुमने ड्यूटीज परफॉर्म करनी है कौन सी? रजिस्ट्रार वाली, उसको भी हम क्या कहेंगे? रजिस्ट्रार। तो काउंट करें इसने पूरी डेफिनेशन में कितनी दफा वर्ड रजिस्ट्रार यूज किया? तीन, चार, पांच, छह दफा। तो ये रटा लगा लेना। रजिस्ट्रार मीन्स अ रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डेप्यूटी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार। दोबारा से करते हैं। रजिस्ट्रार मीन्स अ रजिस्ट्रार, आगे एडिशनल रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, फिर खाली जॉइंट रजिस्ट्रार, नहीं जॉइंट, एडिशनल, एडिशनल जॉइंट और फिर जॉइंट। उसके बाद क्या है? डेप्यूटी रजिस्ट्रार। उसके बाद क्या है? एन असिस्टेंट रजिस्ट्रार, या हर वो बंदा, हर वो ऑफिसर जिसको एसएससीपी ने कौन से जिम्मेदारियां दे दी हैं, कौन से फंक्शंस दे दिए हैं रजिस्ट्रार के, वो भी क्या कहलाएगा? रजिस्ट्रार। तो हर वो बंदा जो कि रजिस्ट्रार की कुर्सी पे बैठा है वो क्या कहलाएगा? रजिस्ट्रार। हर वो बंदा जो कि रजिस्ट्रार की कुर्सी पे बैठा है वो क्या कहलाएगा? रजिस्ट्रार। अब इसकी क्या पावर्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं? ये क्या करेगा? कंपनियों को रजिस्टर, कंपनी से क्या मांग सकता है? वेरियस डॉक्यूमेंट्स। कंपनी की एक्टिविटीज को ट्रैक करेगा कि कंपनी कोई गलत काम तो नहीं कर रही। कंपनी के जो रिकॉर्ड्स हैं और जो मॉर्गेजेस और चार्जेस हैं, जो कंपनी ने उधार पे पैसा लिया है और उसके अगेंस्ट कंपनी ने जो अपने एसेट्स को गिरवी रखवाया, चैप्टर 7 है हमारा, कंप्लीट इसी के ऊपर है, उसका रिकॉर्ड रखेगा। किसी भी टाइम पे कंपनी के किसी भी ऑफिसर को बुला के उससे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। Empowered to inspect the books and records of company, may seize the books and records if things। दोबारा देखते हैं। कंपनियों को रजिस्टर कर लिया, चैप्टर 1-2 खत्म। कंपनी से वेरियस डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, उनका क्या रखेगा? ट्रैक। चैप्टर 7 के मुताबिक जितने मॉर्गेजेस और चार्जेस हैं उनका भी ट्रैक रखेगा। किसी भी ऑफिसर को, चैप्टर 3 और 4, किसी भी ऑफिसर को बुला के उनसे हासिल कर सकता है इंफॉर्मेशन, और बल्कि 3, 4 और 10 एम्पावर है कि कंपनी के बुक्स एंड रिकॉर्ड्स को चेक करे, चैप्टर 5, 9, 11, और कंपनी के बुक्स को सीज कर सकता है जब उसको लगे नेसेसरी है, चैप्टर 12, वाइंडिंग अप। तो जगह जगह पे हर चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि रजिस्ट्रार को बता दो, एसएससीपी को बता दो, उसको ये भेज दो, उसको वो भेज दो। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं ना, उसका ट्रैक रखेगा, रिसीव करेगा, ये करेगा, वो करेगा। ये हर चैप्टर आपको बताएगा कि आपने किस टाइम पे कौन सा डॉक्यूमेंट कितने दिनों में इसको भेजना। क्लियर? तो रजिस्ट्रार कौन है? रजिस्ट्रार मीन्स अ रजिस्ट्रार एंड एडिशनल, एडिशनल जॉइंट, जॉइंट, डेप्यूटी, असिस्टेंट, या हर वो बंदा जिसको एसएससीपी डेजिग्नेट कर दे कि तुम आज से कौन हो? रजिस्ट्रार। तुमने कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है? रजिस्ट्रार वाली। तो वो भी क्या बन जाएगा? और एसएससीपी क्या था, कब बनी थी? 1999। रिप्लेस किसको किया था? कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी को। ऑफिसेस 9 हैं, 1 फेडरल में, 8 रीजन्स में। इनको याद करने का तरीका, पीएसएल की टीमें प्लस फैसलाबाद और सक्खर।
इसके पास वो तमाम पावर्स हैं जो कि किसने दी हैं, कंपनीज एक्ट ने और इसके अपने एक्ट ने। और ये तमाम कंपनीज को रेगुलेट करता है, चाहे वो इंश्योरेंस वाली हो, बैंकिंग वाली हो या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हो। इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती होंगी, ये जो इंश्योरेंस वगैरह करती हैं। बैंकिंग कंपनीज कौन सी होती हैं, ये जो बैंक्स होते हैं। और ये एनबीएफसी क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नहीं वो भी बैंकिंग में आते हैं। ये वो इदारे होते हैं, वो कंपनीज होती हैं जो कि बैंक्स नहीं है मगर बैंक जैसे काम करते हैं। बैंक नहीं है मगर काम कैसे हैं, बैंकों वाले। आसानी के लिए आप वो लफ्ज यूज कर सकते हैं, मतलब जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट। क्लियर है। आज की आखिरी बात करते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट अगर मैं आसानी के लिए बताऊं, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट क्या है, हर तरह की कंपनी, हर तरह की कंपनी, इसको लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं, एनी टाइप ऑफ कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, एनी टाइप ऑफ कंपनी। इसमें वो कंपनीज भी आएंगी जो पाकिस्तान में हैं इनकॉर्पोरेटेड, और इनकॉर्पोरेट किस एक्ट के अंदर हुई होंगी, कंपनीज एक्ट। और कंपनीज एक्ट कौन सा, सिर्फ 17 वाला या पुराने भी, 1913 वाला भी, 84 वाला ऑर्डिनेंस भी, 16 वाला भी और 17 वाला भी। तो हर कंपनियां जो कि इनकॉर्पोरेट हुई हैं इस एक्ट के अंदर, वो किस में आ जाएंगी, बॉडी कॉर्पोरेट में। आपको याद हो तो कल हम लोगों ने पढ़ी थी फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या थी, बनी पाकिस्तान से बाहर है मगर पाकिस्तान में बिजनेस कर रही है, फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली, तो वो भी ऐड कर लें। वो भी क्या कहलाएगी, बॉडी कॉर्पोरेट। प्लस ये जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, बैंकिंग कंपनीज होती हैं, एनबीएफसीज होती हैं, ये अपने एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट होती हैं, अपने एक्ट के तहत काम कर रही होती हैं। बैंकिंग ऑर्डिनेंस, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस, ये फ़र्क है। तो इसमें आप तीसरी कैटेगरी ऐड कर लें, इंश्योरेंस कंपनियां, बैंकिंग कंपनियां और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। ये सारा मिला के अगर मैं एक नाम करूं तो वो क्या बन जाएगा, बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट और कुछ नहीं है, वो तमाम कंपनियां जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर आई हैं, जितने भी फॉरेन कंपनीज काम कर रही हैं, इंश्योरेंस वाली, बैंकिंग वाली और एनबीएफसी। अब उसको पढ़ लेते हैं, पढ़े जरा। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, यानी कि अगली तीन चीजें आपने ऐड करनी है। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। ये दिस एक्ट से क्या मुराद है भला, कंपनीज एक्ट। कौन सा, 17 या कंपनी लॉ। कंपनी लॉ से क्या मुराद था, पुराने 16, 84, 13। फिर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, ये कौन सी होती है, फॉरेन कंपनी। अ बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलिवेंट स्टैचू। इसके आगे लिख लें, इनमें ये तीन बातें आएंगी, ये तीन, इंश्योरेंस, बैंकिंग और एनबीएफसी। ये लाइन का मतलब क्या है बताता हूं, मगर पहले ये लिख लें। लिख लिया। अब इस लाइन का मतलब क्या है, अ बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, है ना मजे की बात।
शुरू कहाँ से हो रहा है, बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स क्या, अ बॉडी कॉर्पोरेट। एक बॉडी कॉर्पोरेट में क्या आएगा, एक बॉडी कॉर्पोरेट। आगे बढ़ते हैं, डिक्लेयर्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो पूरी लाइन क्या हुई, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलिवेंट स्टैच्यू, यानी कि इन द रेलिवेंट एक्ट। इंश्योरेंस एक्ट, बैंकिंग ऑर्डिनेंस, एनबीएफसी का जो एक्ट है वो जिस जिस कंपनी को इसमें उतार देता है वो किस में आ जाएंगी, बॉडी कॉर्पोरेट में। तो आसानी के लिए बॉडी कॉर्पोरेट दिस एक्ट या कंपनी लॉ, फॉरेन कंपनी, और इसके अलावा जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी किस में इकट्ठी होके आएंगी, बॉडी कॉर्पोरेट में। तो अब अनफॉर्चुनेटली इस लाइन को हमें क्या करना पड़ेगा, क्राइम करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन में आप अपने अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें इंश्योरेंस कंपनीज आएंगी, बैंकिंग आएंगी और एनबीएफसी आएंगे। ये तो है वो लिस्ट जो कि आपने ऐड करनी है। अब देखते हैं क्या माइनस करना है। बट डज नॉट इंक्लूड, यानी कि ये दो आपने फारिग कर देनी है, यानी कि ये दो आपकी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होंगी। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये जो सोसाइटीज देखते हैं आप लोग, ये एक लॉ के तहत बनती हैं। वो कहता है उनको शामिल नहीं करना, जितने भी कोऑपरेटिव इदारे हैं, इन शॉर्ट जितने भी ऐसे इदारे हैं जो कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, ये मोस्टली एनपीओज होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट भी चल रहे होते हैं, तो उनको आपने शामिल नहीं करना, साइड पे कर दिया। ये पढ़ें, पहले पढ़ें, पहले जरा मुश्किल अंग्रेजी देखें इसकी। पढ़ी, क्या लिखा हुआ बोला, इसमें हर वो एंटिटी, हर वो कंपनी को आप शामिल नहीं करेंगे जिसको फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि आज से ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। यानी कि क्या किया इन्होंने, अपने पास एक पावर रख ली, ये जिसको चाहे बना देंगे, और बनाएंगे वाला किधर, इधर, यहाँ नहीं बना सकते ना यहाँ बना सकते हैं, और अगर निकालना होगा तो नोटिफिकेशन देके उसको बॉडी कॉर्पोरेट से निकाल देंगे। क्लियर? मुझे बताइए पब्लिक सेक्टर कहाँ पर आएगी इसमें, आएगी, आएगी इन द रेलेवेंट स्टैच्यू। अपने एक्ट के तहत अगर वो कंपनी है तो आएगी, बट अगर उसको नोटिफाई करके कहें कि ये आज से बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो फिर आएगी, फिर नहीं आएगी, फिर नहीं आएगी। और अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट अगर वो कंपनी ऐसी हो फिर भी नहीं आएगी। तो लॉ ने अपने पास पावर रख ली है, किसने, गवर्नमेंट ने। किसी को भी चाहे इसमें ऐड कर देगा और किसी को भी चाहे नोटिफाई करके बाहर निकाल देगा। दोबारा देखते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स हर वो कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ। अब इसमें पब्लिक कंपनियां भी आएंगी, प्राइवेट कंपनियां भी आएंगी, होल्डिंग भी आएगी, सब्सिडरी भी आएगी, पब्लिक सेक्टर भी आएगी, शेयर्स वाली भी आ जाएगी, गारंटी वाली, सब कुछ इसमें आ जाएगा। और ये क्या है, फॉरेन कंपनी आ गई। अब बॉडी कॉर्पोरेट जो कि बॉडी कॉर्पोरेट को बताती है अपने ही एक्ट में, इंश्योरेंस, बैंकिंग, ब्ला, माइनस करें किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, और माइनस करें अगर फेडरल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन जिसको स्पेसिफाई कर दे कि भैया फॉर द टाइमिंग, देखें ना लफ्ज पर गौर करें, फॉर द टाइमिंग, परमानेंट नहीं कहा, इतने अरसे के लिए अगर कंसर्न मिनिस्टर उसको निकालना चाहे तो उसको निकाल सकता। डन। तो आई कैप को ये डेफिनेशन जरा अच्छी लगती है।
अभी तक हमने जितनी बातें पढ़ी हैं ना, उसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? पब्लिक प्राइवेट लिख लें बेशक। प्राइवेट कंपनी से सवाल वो अक्सर निकाल लेता है, कोई 2-3 नंबर का सिनेरियो क्रिएट कर लेता है कि बताएं ये प्राइवेट है या पब्लिक है। प्राइवेट कंपनी इंपॉर्टेंट है। होल्डिंग सब्सिडरी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन, बस ये 3 चीजें आई कि आपको बहुत पसंद हैं, जितना अभी तक हमने चैप्टर 1 को पढ़ा। अब चैप्टर 1 में भला क्या रह गया? एक कॉन्सेप्ट है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, ये हमारा टारगेट है मंडे का। तो कल क्या है और कल क्या होगा? प्यारा सा टेस्ट। और अगर टेस्ट नहीं देंगे तो क्या होगा? फाइन पड़ेगा। कितना फाइन होगा? 100 रुपये का। और वो पेबल कब होगा आपसे? मंडे को क्लास में एंटर होने से पहले। और हमारे लिए बड़ा आसान है फाइन लेना। तो ये टेस्ट आपने कब देना है भला? मंडे को, सॉरी सैटरडे को। टेस्ट 25 नंबर का होगा, जिसमें MCQs भी होंगे, सवाल भी होंगे। सवाल टाइप 1 भी हो सकता है, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशंस भी हो सकती हैं। टाइप 2 यानी कि कुछ केस स्टडीज भी मिल के आ सकती हैं। दिखाना मुझे जरा। थैंक यू। हाँ जी, पेज 1 सारा हो गया हुआ ना? हो गया। पेज 2 भी सारा हो गया। उसके बाद पेज 3 भी हो गया, पेज 4 भी हो गया। उसके बाद एक और तो पेज 5 का ही है, पेज 5 भी हो गया। डन। तो 5 सफ़े हैं। उसके बाद मंडे को हम लोग करेंगे 6, पेज नंबर 6, 7 और बाकी कुछ बातें चैप्टर 2 के साथ मिला के कवर होंगी चैप्टर 1 की। तो टेस्ट आप लोगों ने लाजमी अटेम्प्ट करना है, इसको मिस नहीं करना। क्योंकि अगर आपने टेस्ट मिस कर दिया ना, इट मीन्स कि आपने पूरा वीक का जो टारगेट है वो ख़राब कर दिया अपना। हाँ, कर दें। अगर फिजिकल आना मुश्किल है, फॉर द फर्स्ट टेस्ट हम एक सेक्शन क्रिएट कर देते हैं, मगर आपका भी मुश्किल है, आप आ जाएंगे ना? तो फिर ठीक है। ठीक है जी, रब रखा।